नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मार्च के मध्य में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों ने कई दिनों तक अपना प्रदर्शन किया। हर दिन उनका प्रदर्शन एक नए स्तर पर पहुंचता रहा, मगर अंत में नतीजे पर नहीं पहुंचा। वही आश्वासन लेकर लौटे। किसानों के ज्यादातर आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही होती है, आश्वासन। एक आश्वासन से दूसरे आश्वासन के बीच किसान झूलता रहता है, उसकी समस्याएं वहीं रहती हैं। काश हमारे पास कोई आंकड़ा होता जिससे हम बता देते कि इस साल इतने प्रदर्शन हुए और उन सब के अलग अलग नतीजे क्या रहे। मध्य प्रदेश में गोली लगने से मारे जाने वाले किसानों की तादाद संख्या अब 5 हो गई है। राज्य के गृह मंत्री का बयान है कि किसानों की मौत पुलिस और वहां तैनात सीआरपीएफ के जवानों की गोली से नहीं हुई है। दोनों ने किसानों पर गोली नहीं चलाई। किसान 1 जून से 10 दिनों तक के हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि कर्ज माफ हो, सब्जी की उचित कीमत मिले, फसलों की उचित कीमत मिले। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, इंदौर, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर में हड़ताल का असर देखा गया है। कई जगहों पर किसानों ने फल सब्जी को लेकर मंडी जा रहे ट्रकों को रोका भी है। कई जगहों पर प्रदर्शन उग्र हुआ है और पुलिस और किसानों के बीच टकराव की घटनाएं हुई हैं। मंदसौर में किसानों की मौत के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। बुधवार को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इंदौर में किसानों को शांति मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली तो किसान आक्रामक होने लगे, मगर वहां कोई अनहोनी नहीं हुई। जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर किसानों ने एडीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन किसानों का दावा है कि वहां से लौटते वक्त पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना था कि मंदसौर और नीमच में 5-6 दिनों से किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व लूटपाट कर रहे हैं। गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। इसके बाद भी सरकार का निर्देश है कि किसानों पर कोई कार्रवाई ना की जाए। लगातार एंटी सोशल एलिमेंट पुलिस पर हमला कर रहे हैं और अब हमने आदेश दे दिया है कि अगर कहीं पर किसानों के नाम पर एंटी सोशल एलिमेंट पुलिस पर हमला करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो भी सख्त। ये उनके ही बयान का हिस्सा है जो मैंने पढ़ा। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के जवाब का एक हिस्सा बहुत दिलचस्प है। उस जवाब से आप समझ सकते हैं कि किसान नेता किसे कहा जाए। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो किसान नेता कहलाने की पात्रता रखते भी हैं या नहीं। कल कह रहे हैं कि प्रदेश बंद करेंगे। जो 2 और किसान यूनियन है, अनिल यादव के नेतृत्व में और कक्का जी के नेतृत्व में, क्या इसे निपटने की सरकार की कोई तैयारी है अगर हिंसक प्रदर्शन होता है तो? देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई किसान यूनियन नहीं है, ना कोई किसान इनके समर्थन में है। मध्य प्रदेश में सिर्फ किसान संघ है या छोटे छोटे जिला स्तर पर किसानों के समूह बने हुए हैं। किसान संघ ने परसों मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई। जो उनकी मांगें थी वो सारी मांगें मुख्यमंत्री जी ने मानी और इसके साथ साथ और भी जो विषय मुख्यमंत्री जी को किसानों के लिए लगते थे वो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। इतना बड़ा निर्णय लिया है कि किसानों का जो तुअर है वो हम समर्थन मूल्य पर जो रह गया वो खरीदेंगे। किसानों की मूंग हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। प्याज की 8 रुपये किलो के हिसाब से खरीद शुरू कर दी। 42 सेंटर हमारे चालू हो गए प्याज के खरीदी के। तो किसानों की जो मांगें थी वो सारी मांगें मुख्यमंत्री जी ने मानी है। प्रदेश में कहीं पर किसानों की तरफ से कोई आंदोलन नहीं है। ये सिर्फ 2 जिले हैं जिनमें ये इस तरह से किसानों के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। इसमें पीछे से कांग्रेस भी है और इसके साथ साथ असामाजिक तत्व। गृह मंत्री के अनुसार सिर्फ 2 जिलों में आंदोलन है, कहीं पर किसानों की तरफ से आंदोलन नहीं है। कांग्रेस और एंटी सोशल एलिमेंट का हाथ है। वैसे आजकल एंटी सोशल एलिमेंट भी किसान आंदोलन में चले जा रहे हैं। ये बात कुछ नहीं है। मंदसौर की सांसद हैं, कांग्रेस से हैं, मगर वहां की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। महाराष्ट्र में भी किसान 1 जून से आंदोलनरत है। यहां किसानों ने छठे दिन भी अलग अलग जगहों पर तहसील कार्यालयों को बंद किया, नए नए तरीके से आंदोलन किया। शहर की तरफ जाने वाली दूध सब्जियों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। बीड़, अहमदनगर, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, सांगली, लातूर में किसानों की हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार किसानों के साथ है, मगर कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। यह एक तरह से पाप है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों जगहों पर सरकार की नजर में किसान आंदोलन की विश्वसनीयता संदिग्ध है। उनके किसान होने पर शक है। सरकारों को लगता है कि विरोधी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं। किसान बड़े सीधे हैं, वो अपने कंधे पर कांग्रेस को बंदूक रखने दे रहे हैं। वैसे शिवसेना ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। यह सही है कि किसानों के आंदोलन में कई संगठन शामिल हैं। इनका आरोप है कि सरकार किसान संगठनों को बांट रही है। कुछ ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो कुछ का कहना है कि वो आश्वासन नहीं मानेंगे।
बेहतर है सीधे किसानों की मांग पर आ जाते हैं। किसान मुख्य रूप से दो चीजें मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। उपज का सही दाम मिले और कर्जा माफ हो जाए। सही मतलब 50% लागत और लागत का 50% मुनाफे वाला। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के वक्त किसानों से वादा किया था। हिंदी वाले घोषणा पत्र के पेज नंबर 26 पर लिखा है कि ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़े। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागत का 50% लाभ हो। महाराष्ट्र में किसान यही मांग कर रहे हैं कि उपज की उचित कीमत मिले और लागत का 50% सुनिश्चित किया जाए। 28 मई को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीटीआई से कहा था और ये मीडिया में छपा है कि कोई भी सरकार स्वामीनाथन फॉर्मूला के हिसाब से नहीं चल सकती क्योंकि उसमें जमीन की लागत भी शामिल है। अमित शाह ने पीटीआई से कहा है कि मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का 43% बढ़ाकर दिया है। क्या किसानों को यह बात मालूम है कि लागत में 43% ज्यादा बढ़ाकर सरकार दे रही है, सिर्फ 7% अपने वादे से कम दे रही है? क्या यह दावा सही भी है? इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली है, कर दी जाएगी। इस वक्त किसानों की आमदनी कितनी है? हमारे पास दो अलग आंकड़े हैं, दोनों में से कोई मुकम्मल नहीं है, फिर भी एक अनुमान मिल सकता है। जुलाई 2016 में इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी, श्वेता सैनी ने अपने लेख में बताया कि किसानों की आमदनी को लेकर आखिरी बार जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ था वो 5 साल पुराना है। 2012-13 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार पंजाब के किसानों की औसत मासिक आमदनी 18,000 रुपए थी। इसके बाद हरियाणा का नंबर है, उनकी मासिक आमदनी 14,434 रुपए। सबसे कम बिहार के किसानों की मासिक आमदनी थी 3,588 रुपए। इस सर्वे के अनुसार भारत के किसानों की औसत मासिक आमदनी होती है 6,426 रुपए। भारत का किसान कमा रहा था, यह तस्वीर है उसकी। दूसरा आंकड़ा है आर्थिक सर्वे 2016 का, जिसका जिक्र हमारे मेहमान अर्थशास्त्री और देवेंद्र शर्मा ने अपने लेख में किया है। यह आंकड़ा नेशनल सैंपल सर्वे की तरह पूरे देश का नहीं है, सिर्फ 17 राज्यों का है। इसके अनुसार किसानों की आमदनी 17 राज्यों में 1,700 रुपए प्रति माह है। साल के हिसाब से प्रति वर्ष 20,000 रुपए। दोनों में तुलना ठीक नहीं रहेगा, मगर अंदाजा मिलता है जो बहुत खतरनाक है। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2012-13 में किसान की मासिक आमदनी 6,426 रुपए, 2016 के आंकड़े के अनुसार 1,700 रुपए। अब इस हिसाब से क्या निकलता है? 2012 से 17 के बीच किसानों की मासिक आमदनी में 4,726 रुपए की कमी आ जाती है। तब किस आधार पर दावा किया जा रहा है कि 5 साल बाद यह आमदनी दुगनी हो जाएगी? 2016 के हिसाब से 1,700 रुपया अगर 2022 में 3,400 हो भी गया तो क्या यह बहुत होगा? दोनों ही आंकड़ों से पता चलता है कि किसान इतनी कम कमाई में 5 लोगों का परिवार नहीं पाल सकते। हाल ही में दिल्ली में जो नेशनल आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, राष्ट्रीय अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने एक तीसरा आंकड़ा दिया जो 1,700 रुपए से भी कम है। उनके हिसाब से किसान की मासिक आमदनी 1,600 रुपए है। 1,700 से 1,600 पे आ गए। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि इस वक्त देश का किसान महीने में कितना कमाता है, ताकि पता चले कि 2022 में जाकर वो कितना कमाएगा। इसमें लागत मूल्य की वृद्धि का भी हिसाब जोड़ा जाए तो 2022 में किसान और गरीब होता हुआ नजर आता है। अब आते हैं कर्ज माफी पर। यूपी सरकार ने 4 अप्रैल को ऐलान किया कि लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का फसली ऋण माफ होगा। फसली ऋण, इस योजना के तहत 2 करोड़ 15 लाख किसान आएंगे, जिनका कुल 30,729 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। इसके लिए 6 सदस्यों की कमेटी बनी थी जो तमाम बैंकों से मिलकर प्रक्रिया को अंजाम देने वाली थी। महाराष्ट्र सरकार अभी तक कहती रहेगी कर्ज माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज माफी करने जा रहे हैं। 30,000 करोड़ माफ करेंगे, 34 लाख लोगों को वहां पर फायदा होगा। ये उनका दावा है। हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं कि क्या किसानों की उत्पादन लागत में 50% का मुनाफा देना सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का 43% जोड़कर ज्यादा मिल रहा है, जैसा कि अमित शाह ने दावा किया है और बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में दावा किया था? क्या किसानों की आमदनी वाकई दुगनी हो जाएगी? तो हमारे साथ 3 सज्जन हैं। सिराज हुसैन है, सीनियर फेलो है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इक्रियर के हैं। देवेंद्र शर्मा हैं, अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर अशोक धवले हैं, ऑल इंडिया किसान सभा के हैं। देवेंद्र जी, मैं आपसे ही पहला सवाल करना चाहता हूं कि जो अमित शाह ने कहा है कि क्या वाकई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, उसमें लागत का 43% ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, जो समझा गया उनके चुनावी घोषणा पत्र से?
कि 50% ज्यादा लागत का 50% ज्यादा, अगर 100 रुपया लागत है तो 50 रुपया जोड़कर 150 रुपए की एमएसपी या मुनाफा दिया जाएगा। मुझे नहीं मालूम रवीश जी ये जुमला है कि ये फैक्ट है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर ये सच होता कि हमारे भाजपा पार्टी ने 43% प्रॉफिट दिया होता लागत के ऊपर किसानों को, तो आज सारे देश में ढिंडोरा पिट जाना था। अभी जब 3 साल पूरे हुए उसके फ्रंट पेज पे ये जो एक और पेज बल्कि ऐड करना था एडवर्टीजमेंट का, ये कहते हुए कि हमने किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के बराबर ही तकरीबन बराबर जो है वो लाभ दे दिया है। तो ये तो ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, कह दिया, लेकिन सच्चाई जो आपने पहले उठाई है बहुत भयंकर है और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप जो एनएसएसओ का डाटा आपने बताया था वो भी अगर हम ले लेते हैं तो आपने कहा 6,400 रुपए मंथली किसान की इनकम है, लेकिन उसमें जो खेती से इनकम है वो तकरीबन 3,200 के आसपास है। आई स्टैंड करेक्टेड, लेकिन इतना ही उसमें से निकलता है, बाकी जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से है। यानी बहुत से किसान तो मनरेगा में जाके काम करते हैं, तो वहां से उनको भी एडिशनल जो इनकम मिलती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब ये हम समझना है कि खेती से जो इनकम आ रही है वो तकरीबन 3,000 है सारे देश की। और अगर ये भी हम आंकड़ा ले लेते हैं तो हमें समझ आता है कि किसान की दयनीय सिचुएशन आज है, इतनी भयंकर सिचुएशन में आज किसान है। लेकिन सच्चाई जो ये है जिसका आपने जिक्र किया शुरू में कि किसानों के बारे में जब भी बात होती है तो ये हमें सच बात दिखाया जाता है कि साहब उनकी प्रोडक्शन क्योंकि ज्यादा हो रही है इसलिए उसकी इनकम भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पंजाब में जो कि देश का फूड बाउल है, पंजाब में हमारे जो साइंटिस्ट हैं या हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और इरिगेशन बढ़ाओ तो किसान की आय बढ़ेगी। आपको हैरानगी होगी जान के कि पंजाब में 98% एश्योर्ड इरिगेशन है, यानी कि देश दुनिया की सबसे ज्यादा इरिगेशन जो है एश्योर्ड वो पंजाब में है। उसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी देखें तो वीट हो, राइस हो, सीरियल क्रॉप्स जो सारी ले लें अगर सीरियल क्रॉप्स को जिसमें मेज भी शामिल है, तो दुनिया की प्रोडक्टिविटी पे पंजाब टॉप करता है। प्रोडक्शन में भी टॉप, प्रोडक्टिविटी में टॉप करता है, इरिगेशन में टॉप करता है। उसके बावजूद भी हर रोज हर दूसरे आप अखबारों में देखते हैं 2, 3, 4, 5 किसान पंजाब में आत्महत्या कर रहे हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि आप उसको प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते किसान, कारण ये है कि किसानों को हमने उसकी जो लागत है या उसकी जो इनकम ड्यू है, जो उसका अधिकार है, वो सरकारों ने नहीं दिया। एक सरकार ने नहीं, सभी ने नहीं दिया, और ये डेलिबरेटली उसको कम रखते गए ताकि इन्फ्लेशन का सारा बोझ जो है वो किसानों के कंधे पे है। ना तो मिडिल क्लास ने किसानों की मदद की है और ना ही वो इंटरेस्टेड है किसानों के बारे में। अब मैं इसी पर आना चाहता हूं, आप तीनों से जानना चाहता हूं कि क्या लागत में 50% जोड़कर, अगर 100 रुपया लागत है तो 50 रुपया और जोड़कर 150 रुपया देना संभव है क्या? जो अमित शाह ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से नहीं दे सकते क्योंकि उसमें जमीन की भी लागत है, तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाती है। देवेंद्र जी पहले आप बोलिए और इस पॉइंट पे फिर अशोक जी भी बोलेंगे, फिर सिराज साहब भी बोलेंगे। हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि ये दिया जा सकता है, कहां दिया गया है दुनिया में, मुमकिन है या नहीं है किसी भी सरकार के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई किसान क्योंकि जमीन की कीमत भी उसमें इंक्लूड होती है। ये तो इकोनॉमिक्स का तरीका है। ये जब नहीं था तब हमारे किसानों ने, शरद जोशी की कमेटी, मुझे याद है हम लोगों ने सबने मिलकर एफर्ट किया था कि भाई ये इंक्लूड होना चाहिए, दिस इज हाउ प्राइसिंग इज वर्कड आउट। और ये जब कंपनियों को आप देते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब जो दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल है उसको जमीन 1 रुपया पर एकड़ के हिसाब से दी गई थी, 15 एकड़ जमीन। क्या उस कंपनी ने कभी अपने रेट्स कम किए हैं? क्या उस कंपनी ने कभी गरीबों को शराय दी है? लेकिन ऐसे एक कंपनी नहीं है, सारी की सारी आप इंडस्ट्री देखिए, बाय एंड लार्ज उनको 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर पे जमीन मिल जाती है। लेकिन उसकी अगर लैंड कॉस्ट देखें सब में होती है। आप होटल में किसी में जाके ठहरते हैं तो वो सारी कॉस्ट उसको इंक्लूड करके आपको चार्ज करता है जितना उसको करना होता है, वो लैंड भी इंक्लूड करता है उसके अंदर। तो ये मैं नहीं मान सकता जो हमारे को बताया जा रहा है कि भाई क्योंकि लैंड जो है वो फ्री है उसकी, क्योंकि उसके जनरेशन से आई है, उसने फादर से ओन किया, ये गलत तरीका। सेकेंड एक और बताऊं, तकरीबन 50% लोग हमारे जो देश के हैं किसान, वो लैंड लीजिंग करके करते हैं। वो लीज पे जमीन उस पे लेके लीज पे लेके तब वो खेती करते हैं, तो उनका भी इंक्लूड करिए। अगर आप उनका इंक्लूड करेंगे तो आपका न्यूनतम मूल्य तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है अगर आप इस तरीके से चलेंगे। सच्चाई यह है कि सरकार किसानों को कुछ नहीं देना चाहती। सरकार की कोशिश यह है कि ये सरकार की नहीं, पिछली सरकार की भी कोशिश यह है कि किसानों को बेदखल किया जाए खेती से, उनको खेत से बाहर निकाला जाए, शहरों में लाया जाए। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने 1996 में हमें कहा था कि आपको 40 करोड़ लोगों को गांव से शहरों की तरफ लेके आना है अगले 20 साल में, यानी 2015 तक। तो वो जबरन तो नहीं हो सकता, इसलिए क्रिएटिव एनवायरमेंट ही ऐसा क्रिएट
किया जा रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी क्रिएट की जा रही हैं ताकि किसान मजबूरन खेती छोड़ के बाहर आए, और वो कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि आज जो किसान तबका, जो यंग तबका है, जो सोचता है कि भाई पुराने लीडर शायद काम के नहीं थे, वो उन्होंने अब कमान संभाली है। तभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो यंग किसान नेता एजुकेटेड हैं, और मैं जानता हूं उनको बहुत सारे, हालांकि जो जिस मंत्री ने कहा कि वो किसान नहीं है, वो गलत बात है, और वो किसान नेता है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं इस बात को कि भाई ये क्राइसिस है, तो मुझे लगता है कि इसको हमें नकारना नहीं चाहिए, इसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि एग्रीकल्चर आज बहुत भयंकर क्राइसिस से गुजर रहा है। 1600 रुपया प्रति माह किसान अगर उसकी आमदनी है तो हंगामा किस पे होनी चाहिए, ठीक, वो आप तय कीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्राथमिकताएं बात हंगामे की नहीं है। इस देश में इंटरनेट सर्च कर रहे थे तो हर महीने कहीं ना कहीं भयंकर प्रदर्शन हो रहे होते, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। बस एक रिजॉइंडर है कि अभी देवेंद्र जी ने अपोलो अस्पताल का बोला, क्या पता उस अस्पताल में गरीबों का इलाज होता भी होगा, उस पर अभी नहीं जाते हैं। लेकिन उनका संदर्भ यह है कि एक अस्पताल को 1 रुपए में जमीन दी जाती है, तो क्या वो अस्पताल रेट कम करता है उसके बदले सामान्य लोगों के लिए भी। डॉक्टर अशोक धवले, हम इस पे बात करें। देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि सरकार देना नहीं चाहती है। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या कोई सरकार, इतनी सारे अनाज हैं, इतनी सारी सब्जियां हैं, इतने सारे फल हैं, उन पे लागत का 50% दे सकती है? इसका कभी आप लोगों ने हिसाब लगाया है? क्या ये मांग व्यवहारिक है? रवीश जी, सबसे पहली बात मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने जिस प्रकार से आज 3 किसानों की हत्या की, इसका अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से मैं बहुत तीव्र शब्दों में निषेध करना चाहता हूं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन और हड़ताल 1 जून से जो जारी है, तो इसके लिए कि महाराष्ट्र के जुझारू किसानों को मैं सही माने में एकदम बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने जो सवाल पूछा, इसका जवाब बहुत सीधा साधा है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये हमारे देश के हरित क्रांति के जनक इस रूप में उनको समझा जाता है। एक बहुत बड़े कृषि तज्ञ है, और उन्होंने अगर ये पूरी तरह से ध्यान में रहकर ये रिपोर्ट जो उन्होंने सादर की, इस रिपोर्ट में जो उन्होंने जो पहली सिफारिश जो की है कि लागत खर्च और 50% मुनाफा, इसके ऊपर जो उन्होंने की है वो तो बहुत ही शास्त्रीय रूप से उन्होंने सिद्ध करके दिखाई है। और हमारा कहना है किसान सभा का कि ये बिल्कुल मुमकिन है। इस प्रकार से अगर सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो फिर जरूर इस प्रकार से ये जो C2 + 50% जिसको कहते हैं कि यानी लागत खर्च और उसके ऊपर 50% मुनाफा, ये देना बिल्कुल संभव है। लेकिन आज तक आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने इसको बिल्कुल लागू नहीं किया, ये बात तो एकदम सच है, और इसका आज नतीजा हम देख रहे हैं। धवले साहब, देखिए, हमें पता चला कि आप लेफ्ट की राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, तो कहीं तो बताएं, क्या केरल वाली सरकार दे सकती है अगर महाराष्ट्र वाली नहीं दे सकती है? तो मैं नीति और बजट, इन सब चीजों को ठीक से समझना चाहता हूं कि ये मांग क्या है। जिस तरह से राजनीतिक दल घोषणा पत्र में जोड़कर फिर वहां से भाग जाते हैं, कुछ और मुद्दा ले आते हैं किसानों के सामने, इस मुद्दे पे टिक के रुक के क्यों नहीं मांगा जा सकता है सरकारों से कि आप दीजिए और यही उचित है? नहीं, दाम का सवाल जो है रवीश जी, इसके अंदर एक बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो डिक्लेयर करती है वो केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो MSP जिसको हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये केंद्र सरकार उन्होंने जाहिर करना चाहिए। और न सिर्फ जाहिर करना चाहिए, लेकिन जैसे स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि उस मूल्य में सभी किसानों का जो उत्पाद है वो खरीद करने की जिम्मेदारी भी वो उसी केंद्र सरकार की है, और इसलिए ये बात होती नहीं है। इसके चलते क्या हुआ, अभी देखिए, पिछले 25 साल में कभी भी ये बात हुई नहीं, और 25 साल में एक तरफ लागत खर्चा बहुत बढ़ गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उसके अंदर आ गए, खाद के बाजार में, अपने कीटनाशक के बाजार में, इसके चलते, और इसका नतीजा ये हुआ पिछले 25 साल में आज 4 लाख से ज्यादा किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या उनको करनी पड़ी। ये बात है। अभी पिछले 3 साल में नरेंद्र मोदी साहब जब सरकार में आए और प्रधानमंत्री बने,
हम ये देखते हैं पहले के तुलना में 42% किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये क्यों हुई? ये होने की जरूरत, उसका कारण ये है कि आज ये कर्जे में क्यों डूब रहे हैं जी। सिराज साहब, क्योंकि दाम नहीं मिल रहा है, यही उसका मेन सवाल। सिराज साहब, थोड़ा आप अगर बता सकते हैं क्या, अक्सर इस तरह के आंदोलन जो हैं जब सरकारें घोषणा पत्र में राजनीतिक दल लिखकर नहीं देते हैं और एक दावा किया जा रहा है कि 43% दिया जा रहा है, अगर आपकी इस पर कोई अर्थशास्त्रीय जानकारी हो, अशोक गुलाटी जी के साथ आप लोग लेख लिखते हैं तो वो भी बताइए। और मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि क्या ये केंद्र सरकार के लिए मुमकिन है इतना पैसा देना? देखिए, जो भी केंद्र सरकार होती है वो उसकी एक कोशिश होती है कि एमएसपी का निर्धारण कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए किया जाए, और इसके लिए हमारे यहाँ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जिसमें बड़े बड़े अर्थशास्त्री उसके अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि कुछ कॉस्टिंग के ऐसे आइटम्स हैं कि जो कॉस्ट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस लेता है उससे ज्यादा खर्चा किसानों का हो जाता है। खासतौर से अगर आप पंजाब और हरियाणा और आंध्र प्रदेश वगैरह की मिसाल लें तो जो किसान किसी दूसरे किसान से जमीन किराए पे लेते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, उतनी ही कीमत सीएसीपी अपनी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते समय लेता है, जबकि किसान को उससे कहीं ज्यादा धनराशि देनी पड़ती है। तो उसकी वजह से इन इलाकों के किसानों की कॉस्ट जो कैलकुलेशन होता है पूरे देश के लिए उससे ज्यादा आती है, और उसकी वजह से ये एक स्थिति ऐसी बन के आती है कि किसानों को सही ये लगता है कि हमारी कीमत कहीं ज्यादा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो एमएसपी डिक्लेयर हो रहा है वो कम है। लेकिन देखिए, इसमें अभी ये बताया गया कि सरकार एमएसपी डिक्लेयर करे और उस एमएसपी से नीचे जब भी दाम जाए तो उसको खरीदे। तो मैं इसमें ये निवेदन करना चाहूंगा कि हालांकि ये बात शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये बात फिर भी मैं कहना चाहूंगा, मैं चेयरमैन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहा हूं, कि सरकार के लिए सारी कमोडिटीज को एमएसपी पे खरीद लेना संभव नहीं है। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि किसानों को वाजिब दाम मिले, एमएसपी और उसके ऊपर का दाम मिले, जो कि एक प्रॉपर दाम हो जिससे किसानों की अच्छी जिंदगी गुजर सके, उसके लिए मार्केट फोर्सेस को हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा। हम बार बार क्या करते हैं, स्टॉक पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में छापे मारते हैं। जी हाँ जी। देवेंद्र जी, इस पर टिप्पणी करेंगे आप? जो सिराज जी ने कहा कि संभव नहीं है सरकार को हर चीज का एमएसपी तय करना, और बेहतर है कि किसान को और ज्यादा उन्मुक्त बाजार में, उन्मुक्त गगन में उड़ने के मौके दिए जाएं। देखिए, किसी को आपत्ति नहीं है अगर बाजार जो है, जो फ्री मार्केट है वो किसानों को ज्यादा दाम देती है, किसान भी एमएसपी पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सीएसीपी की अपनी ही टीमों का इंटरेस्ट ये था कि पंजाब और हरियाणा जहां पर कि एमएसपी मिलता है वो भी खत्म किया जाए। और विवेक देबरॉय की एक कमेटी जिसमें अशोक गुलाटी साहब भी थे, उन्होंने ये रेकमेंड किया है कि साहब यहां पर ये बंद करिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो पहले थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने कई बार मुझसे शेयर किया है कि मेरे पे इतना दबाव है कि मैं एमएसपी बंद करूं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ये मोनोलिथिक है और ये मोनोपोली करता है और इससे किसानों को दाम नहीं मिलता है। देखिए, एमएसपी का प्रिंसिपल ये है कि किसान अपना मंडी में माल लेकर आएगा और जब उसको अपना प्राइवेट सेक्टर उसको खरीद सकता है, और जितने जो लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस है या सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे नहीं खरीद सकता, उससे ऊपर खरीदे। तो एमएसपी तो ये इंश्योर करता है कि किसान को और ज्यादा इनकम मिले। जब ये प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदता तब जाके सरकार को खरीदना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि एमएसपी देश के सिर्फ 6% किसानों को मिलता है रवीश जी। 94% किसान तो वैसे ही मार्केट पर डिपेंडेंट है। अगर मार्केट इतनी अच्छी होती तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे होते? किसान एमएसपी क्यों डिमांड करते? किसान कहते हैं कि हम खुश हैं मार्केट से, हमें एमएसपी और प्लस 50% की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने ये देखना पड़ेगा कि ये देश के पास हम पॉसिबल क्यों नहीं है क्योंकि देखिए, अब ये जो 7वां पे कमीशन है इसमें देश के ऊपर 4,80,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा साल का। कभी किसी ने नहीं पूछा ये पैसा कहां से आएगा। लेकिन अगर किसानों को आप 1 लाख करोड़ रुपए दे देते हैं तो देश में हाहाकार मच जाता है कि साहब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ये लोग बेकार हैं, ये कुछ काम नहीं करते हैं। ये जो हमारे एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है वो किसानों को हिट करने के लिए है। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं सर इस पे लौट के।
जी धवले साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जिन किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वो आंदोलन इस बात पर जाकर खत्म हो जाते हैं कि गन्ने की भुगतान जो है, गन्ने का जो भुगतान है वो सही समय पर हो जाए, वो लागत और 50% के मूल्य तक बात जाती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार के आंदोलन में ये कैरेक्टर ज्यादा उभर कर आया कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने वादा किया है कि जो लागत है उसका 50% लेकर रहेंगे? सही बात है। सही माने में 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने तो हर मीटिंग में पूरे देश भर में रखा था कि हम अगर सत्ता में आए तो स्वामीनाथन कमीशन का ये रिकमेंडेशन हम जरूर अमल में लाएंगे, लागत खर्च अधिक 50% मुनाफा। अभी लेकिन हुआ क्या, एक साल भी नहीं हुआ इस सरकार को, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया कि हमारा इसके अंदर चुनाव में जो भी हमने वादा किया होगा लेकिन उसको अमल में लाना ये नामुमकिन बात है हमारे लिए। एक साल के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। दूसरी बात, अभी जो देवेंद्र जी ने कहा एकदम सही है कि ये फ्री मार्केट वाला जो मामला है इसमें कोई दम नहीं है, एक्चुअली वो बकवास है। और हमने ये देख रहे हैं, हम लोग जब ये नव उदारवादी नीतियों का शुरुआत हुआ 1991-92 में, तो हमारे महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि भाई आपके पूना के मंडी में आपको दाम नहीं मिल रहा है, नासिक की मंडी में नहीं मिल रहा है। अभी ये पूरा फ्री मार्केट हो गया तो अभी महाराष्ट्र का किसान या देश के किसी भी मुल्क का किसान अपना पूरा जो माल है, जो अपना उत्पादन है, वो पूरे लंदन के बाजार में, पेरिस के बाजार में, न्यूयॉर्क के बाजार में वो बेच पाएगा। लेकिन अभी 25 साल में हम हमेशा जाते हैं हमारे किसानों की मीटिंग में और पूछते हैं किसका माल गया भाई लंदन में, किसका माल गया पेरिस में, किसका माल गया न्यूयॉर्क में, और लोग हंसते रहते। ये है सच्चाई। अभी आप देखिए अभी के हालात में, देखिए अभी अरहर दाल का बहुत बड़ा सवाल आया पूरे देश भर में, तूर दाल का सवाल आया, वही उसी को 5050 रुपया एमएसपी था। लेकिन एक्चुअली एकदम सही कहा, एक्चुअली उसका जो लागत खर्च है वो 6000 रुपए से और ज्यादा ऊपर जाता है। लेकिन किसानों को कितना मिला? किसानों को मिला 3000, 3500, 4000 रुपया प्रति क्विंटल। अब ये क्यों हुआ? इसका और एक भी कारण हमको देखना चाहिए कि अभी मोदी सरकार ने इसी अरहर को पूरी तरह से मोजाम्बिक और दूसरे देशों से आयात किया, उसी इसके ऊपर वहां के किसानों को पूरी तरह से उन्होंने ये सब खर्चा दिया। लेकिन भारत के किसानों को आज 3000, 3500, 4000 में देना पड़ता है। इसका जवाब दूसरा एक उदाहरण, इसका जवाब दीजिए। उदाहरण एक सेकंड, गेहूं के बारे में। हाँ धवले साहब, मैं आता हूं गेहूं के बारे में एक ही उदाहरण। हाँ, गेहूं के बारे में। हाँ, आयात जो कर है वो 25% था पहले, अभी 0% कर दिया। यानी इसका मतलब आपका न्यूनतम मूल्य है 1600 रुपया, लेकिन गेहूं आने लगा पूरे दुनिया से। यहां पे मोदी जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, और वहां पूरी तरह से आयात गेहूं की हो गई 1300 रुपए में। अगर आयात 1300 रुपए में हो गई तो भारत के गेहूं के किसानों को 1600 रुपया कौन देने वाला है मंडी के अंदर? ठीक है सिराज साहब, ये इस पर सब जरा आप बातें अपनी टिप्पणी कीजिए जो आते हैं और बताइए कि इस नौ उदार में कितने किसान जो है वो लंदन अपना माल बेच रहे हैं, जो धवले साहब ने कहा। इसका जवाब दीजिए आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। हाँ जी, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसानों को अब भी पूरे देश का मार्केट एक फ्री मार्केट के रूप में अवेलेबल नहीं है। हम लोग बार बार ये बात कहते हैं, राज्य भी तो अपने आप में देश जितना है हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र भी तो एक देश जितना है, यूपी भी तो एक देश जितना है ना, तो आपस में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ले रहे हैं ये लोग? नहीं, देखिए उसमें यह है कि कई राज्यों में अभी तक एक मंडी से दूसरी मंडी में अगर किसी को, व्यापारी को कोई चीज खरीदनी है तो अलग अलग लाइसेंस लेना होता था। तो ये जो सरकार आई है इसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अच्छा, उसमें हमने ये कहा कि भाई पूरे राज्य के लिए आप चाहे किसी मंडी में खरीदें, आपको एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए जो बात है ना वो हमको समझनी चाहिए, क्योंकि बार बार मौका प्राइम टाइम टेलीविजन पे नहीं मिलता है। बात यह है कि किसानों की प्रोडक्ट को बेचने पे तरह तरह की पाबंदियां हैं।
कभी तो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लग जाती है, कभी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, कभी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लग जाता है, कभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लग जाता है। ठीक। तो ये रेस्ट्रिक्शंस अगर आप रखेंगे तो किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा। हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि आप इन रेस्ट्रिक्शंस को जब जरूरी हो तो लगाएं, बेशक लगाएं, लेकिन जैसे ही वो जरूरत खत्म हो जाए आप उसको फौरन हटा लें। अच्छा, ठीक है। देवेंद्र जी, ये बात से आप क्या सहमत हैं क्या? अगर आप बताएं ये सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए जाएं तो टमाटर के किसान अगले साल से टमाटर नहीं फेंकेंगे, प्याज वाले किसान 50 पैसे में मंडी में नहीं बेचेंगे, क्या इस बात से आप सहमत हैं? मुझे सुन के ठीक लगता है कि इतनी सारी पाबंदियां हट जाएं और किसान अपने उत्पादों को बेचने लगे तो ज्यादा कमाने लगेगा। जी, आपको याद होगा रवीश जी, कोई कुछ साल पहले एक ई चौपाल की बात हुई थी जो आईटीसी ने लागू किया था। जब ई चौपाल की मंडी जब लगाई गई थी या मंडियां लगाई गई थी, तब यह कहा गया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक बेस होगा और उसमें ई ट्रेडिंग होगी, जैसे हम कहते हैं ये सब बातें, और ट्रांसपेरेंसी होगी, मिडिलमैन हट जाएगा और किसानों को वाजिब दाम मिलेगा। ये 2000 में ई चौपाल शुरू होते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उसके ऊपर भयंकर सारा उस पर रिसर्च किया और कहा कि इससे बढ़िया चीज भारत के लिए हो ही नहीं सकती है, और बहुत सारी अखबारों ने भी उसके ऊपर बहुत छापा है क्योंकि उनको ऐड मिलते थे आईटीसी से। और रिजल्ट ये है कि आज 2005 में ही वो ई चौपाल जो है वो पैकअप हो गया था और आज वो एक मार्केट आउटलेट बन गया है कंपनियों के लिए, एफएमसीजी मार्केट बेचने, प्रोडक्ट बेचने के लिए। जो ई नैम है, मैं ई नैम को स्टडी करने के लिए मैं कर्नाटका में भी गया, मैंने वहां देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप वहां पर एक मॉडल प्राइस क्रिएट किया जाता है। ये देश को भ्रमित करने का बेस्ट तरीका है। मॉडल प्राइस लगता है कि बहुत ही अच्छा प्राइस होगा। मॉडल प्राइस जो दिन में ट्रेडिंग होती है उसकी एवरेज निकाल दी जाती है, उसको हम मॉडल प्राइस कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि इससे कम जो है उस पर ट्रेडिंग नहीं होगी, ई ट्रेडिंग होगी। ई ट्रेडिंग करिए, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक दाम नहीं मिलेगा। अगर मॉडल प्राइस 50 पैसे टमाटर का है तो मुझे बताइए इसमें क्या अचीवमेंट है रवीश जी? क्या किसान फेंकेगा नहीं अपना टमाटर सड़कों पर? मैंने वहां देखा 30 पैसे भी एक दिन था, 50 पैसे भी एक दिन था, 2 रुपए भी एक दिन था। ये क्या मॉडल प्राइस का? अगर आप वाकई ही ई नैम लेके आना चाहते हैं, यूनिफाइड मार्केट का कोई मतलब नहीं है इस देश में, ये सिर्फ हमें एक भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होनी चाहिए कि सारे देश में एमएसपी के जो कम दाम पे नहीं सरकार खरीदने देगी किसी को भी। ये तो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं और कहते हैं साहब मॉडल प्राइस जो है वो तो मैंने आपसे कहा 30 पैसे भी हो सकता है। तो किसान मंडी में नहीं फेंकेगा तो सड़क पे आके फेंकेगा। तो ये समझने की हमें जरूरत है, ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन से निकले हम लोग और किसान की बात करें हम। ठीक है, अभी रुकना पड़ेगा। सिराज साहब, आप तीनों का शुक्रिया। हम इसको और किसी एपिसोड में करेंगे कमाई वाले हिस्से में, जान ही रहे। लेकिन हिंदुस्तान का किसान मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब के अनुसार अगर 1600 रुपए महीने कमाता है तो सोचिए कि स्थिति कितनी गंभीर है और जो वादे और बातें की जा रही हैं उन सपनों में कितना दम है। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, हृदय जोशी की एक रिपोर्ट देखेंगे। लेखक और कलाकार समाज के ज़मीर को जिंदा रखने और झकझोरने का काम करते हैं। वो देश प्रेम और फलसफे और राष्ट्र की सीमाओं के परे जाकर इंसान के मूल अधिकारों और गरिमा का सवाल उठाते हैं। लेकिन इसी कोशिश में कई बार जो वो लिखते हैं उसमें ही अतिवाद और अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। कश्मीर पर लिखा गया समाज विज्ञानी पार्थ चैटर्जी का लेख विवादों में है। क्या चैटर्जी ने गलत रूपक का इस्तेमाल किया? जनरल डायर का रूपक इतना बड़ा है कि अब इसके सामने पूरे लेख के तर्क को टिकने में दिक्कत हो रही है। बहस आगे निकल चुकी है कि सेनाध्यक्ष की तुलना, मौजूदा सेनाध्यक्ष की तुलना जनरल डायर से क्यों की गई है। हृदय जोशी की ये रिपोर्ट देखिए। How do you justify? If I need to clarify or add or change, I will do so in print. Why are you shying away from backing the Indian Army? Why are you shying away from backing the Indian Army? ये दो तस्वीरें और इनमें पूछे जाते सवाल एक बार फिर कश्मीर को चर्चा के केंद्र में लाते हैं। सारा विवाद जाने माने समाज विज्ञानी पार्थ चैटर्जी के उस लेख से शुरू हुआ जो उन्होंने अंग्रेजी वेबसाइट द वायर में लिखा, जहां वो कश्मीरी नौजवान फारूक अहमद डार को जीप से बांधे जाने की घटना का जिक्र करते हैं और उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हैं और कहते हैं कि यह भारतीय सेना का जनरल डायर मूवमेंट है। पार्थ चैटर्जी अपने लेख की शुरुआत में ही जनरल डायर को उद्धृत करते हैं और फिर उसकी तुलना सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के हालिया बयान से करते हैं।
पार्थ लिखते हैं, ऐसा वक्त आता है जब आप आईना देखते हैं और उसमें एक ऐसा चेहरा देखकर स्तब्ध रह जाते हैं जिसे आप नहीं पहचानते। एक विकृत अजनबी का बदसूरत चेहरा। बहुत सारे भारतीयों के लिए इस पर विश्वास करना बेहद कठिन होगा कि एक राज्य के तौर पर हम जनरल डायर वाले पल में पहुंच गए हैं। लेकिन सावधानी और निष्पक्षता से सोचें तो 1919 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कार्रवाई के पक्ष में दी गई दलीलों और आज 100 साल बाद भारतीय सेना के बचाव में कही गई बातों में डरावनी समानताएं हैं। पार्थ चटर्जी आगे लिखते हैं कि जनरल डायर का बचाव ब्रिटिश नेताओं ने नहीं किया, लेकिन मेजर गोगोई का बचाव सेनाध्यक्ष के साथ साथ सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं। पार्थ के इस लेख की कड़ी आलोचना हुई है। कंपेयरिंग Major Gogoi's incident and then General Rawat's observation to General Dyer, atrocious, height of perversion. I don't have much stronger word to say. It's height of perversion. पार्थ अपने लेख में कहते हैं कि डायर ने भारतीयों को अमृतसर की उस गली में रैंक कर चलने पर मजबूर किया, जहां एक ब्रिटिश महिला की पिटाई हुई थी। डायर ने अपने बचाव में कहा कि ऐसा करना उनका डरावना और गंदा फर्ज था। चटर्जी डायर के इन्हीं शब्दों को जनरल बिपिन रावत के उस इंटरव्यू के सामने रखते हैं जिसमें उन्होंने कश्मीर की लड़ाई को एक डर्टी वॉर कहा है। जनरल ने कहा, ऐसी ही जंग में आप नए तरीके ढूंढते हैं, आप एक गंदे युद्ध को नए तरीकों से खोज कर लड़ते हैं। अगर मेरे अफसर पूछते हैं कि हम क्या करें, तो क्या मुझे उनसे कहना चाहिए कि इंतजार करो और मर जाओ? लेकिन पार्थ चटर्जी डायर के मानव ढाल बनाए जाने की इस तस्वीर की तुलना वियतनाम वॉर की इस बहुचर्चित तस्वीर से करते हैं, जहां एक 8 साल की लड़की बम से मिले जख्मों के साथ सड़क पर दौड़ रही है। लेकिन इस लेख को लिखते वक्त पार्थ ये भूल जाते हैं कि मेजर गोगोई की भले ही आलोचना हो, उन्होंने जो किया वो जनरल डायर की तरह गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि कई लोगों की जान बचाने के लिए था। चटर्जी भावनाओं में बहकर न केवल एक अतिवादी तुलना करते हैं, बल्कि मेजर गोगोई की कार्रवाई के नतीजे को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। चटर्जी ने अपने लेखन से जो सवाल उठाए हैं, वो सेना के फैसलों को नैतिकता की कसौटी पर कसने की बहस एक बार फिर शुरू करते हैं। अंग्रेज दार्शनिक जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत मेजर गोगोई का बचाव कर सकता है। बेंथम कहते हैं कि किसी फैसले का नैतिकता की कसौटी पर मूल्यांकन उस फैसले के परिणामों के आधार पर होना चाहिए। इस हिसाब से सेना के जवानों के साथ कई लोगों को बचाने की मेजर गोगोई की दलील काम कर सकती है। लेकिन फ्रांसीसी दार्शनिक इमैनुएल कांट का सिद्धांत है कि आखिरी नतीजे जो भी हों, आप क्या कदम उठाते हैं वही आपकी नैतिकता का पैमाना है। इस आधार पर मेजर गोगोई और जनरल रावत की आलोचना जायज है, जिसकी ओर पार्थ चटर्जी इशारा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, सवाल पूछे जा सकते हैं, टिप्पणी की जा सकती है। हर चीज को आप ये नहीं कह सकते देशद्रोही है। उसी लय में मैं कहना चाहूंगा कि शायद पार्थ चटर्जी को भी अपने भाषा के प्रयोग में और संतुलन रखने की जरूरत थी। उधर सीपीएम के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी में भी कहा गया है कि जनरल रावत के बयान से सेना की छवि खराब हुई है। पार्टी के नेता प्रकाश करात ने लिखा है कि सेनाध्यक्ष मोदी सरकार के विचारों को ही बता रहे हैं, जो कश्मीर में एक राजनीतिक विरोध कर रहे लोगों की आवाज दबाना चाहती है। Why are you shying away from backing the Indian Army? Why are you shying away from backing the Indian Army? पार्थ चटर्जी अपने लेख में सेना के राजनीतिकरण का सवाल उठाते हैं। लिखते हैं कि सेना के रिटायर्ड जनरलों को राजनीति में लाया जा रहा है और सेना की कामयाबी को सत्ताधारी पार्टी की अति राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो चेतावनी देते हैं कि राष्ट्र के तौर पर हम ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जो हमें पाकिस्तान की तरह मार्शल लॉ यानी सेना की हुकूमत की ओर ले जा सकता है। चटर्जी अपने लेख में जिन सवालों को उठाते हैं वो पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन वो जिन रूपकों का इस्तेमाल करते हैं वो अतिशयोक्ति लगते हैं और अतिशयोक्ति राजनीतिक लेखन में उतनी ही घातक है जितना सेना का महिमा मंडन करते हुए आम आदमियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी करना। दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।